नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, हमारी कविता यात्रा धीरे धीरे बढ़ती उन कवियों तक आ गई है जिन्हें हम 80 और 90 के दशकों में बिल्कुल युवा कवियों की तरह पहचानते थे। आज मैं एक ऐसे कवि की बात करना चाहता हूं जो 80 के दौर में जिन्होंने कविताएं लिखनी शुरू की और इत्तेफाक से जिनके पहले संग्रह पे मैंने दिल्ली आकर जो पहली रिव्यू लिखी थी, जो पहली आलोचना लिखी थी, उसमें उनका संग्रह किवाड़ शामिल था। बात कुमार अंबुज की। कुमार अंबुज एक ऐसे समय के कवि हैं जो कई तरह की मुश्किलों से भरा समय रहा। एक दौर था जब हम लोग कांग्रेस से, उसके भ्रष्टाचार से, उसके अतिवाद से परेशान रहते थे। फिर धीरे धीरे दूसरा दौर आया जिसमें हमने अपने आप को सांप्रदायिकता के राक्षस का मुकाबला करता पाया और उसके बाद धीरे धीरे बाजार सबको लीलता चला गया। हमारी मनुष्यता को भी धीरे धीरे हम जो महसूस करते थे वो महसूस करना हमने कम कर दिया। हमारे भीतर एहसास जैसे बनते ही नहीं थे, या हम उन भावों को ज़्यादा अहमियत देने लगे जिनकी हम पहले कभी अवहेलना करते थे, जिन्हें हेय दृष्टि से देखते थे। कुमार अंबुज की कविता इस बदलाव के बीच इनकी जटिलताओं को पकड़ते हुए, इनकी बेबसी, इससे पैदा बेबसी, इसके इससे पैदा गुस्से को रचती हुई और उसके बीच अपने रचनात्मक विकल्प तलाशती हुई कविता है। एक बात यह भी है कि अब धीरे धीरे इस आधुनिक या नई हिंदी कविता को परंपरा में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। शिल्प मिला है, वो कथ्य मिला है जिसमें इस समय की आलोचना के बहुत सारे तरीके शामिल हैं। मुक्तिबोध हों, रघुवीर सहाय हों, या विजय देव नारायण शाही हों, या शलभ श्री राम सिंह हों, या वो पूरी परंपरा श्रीकांत वर्मा हों, या मंगलेश डबराल, आलोक धनवा, सब अपने अपने ढंग से एक भाष्य इस समय की आलोचना का रचते रहे। तो मैं कुमार अंबुज पे लौटता हूँ। कुमार अंबुज भटकने का खतरा बहुत था। कुमार अंबुज का जो पहला संग्रह आया था किवाड़, उसकी ये 1992 का संग्रह था और मैंने 1993 में इसको पढ़ा था। उसको पढ़ते हुए शिल्प के स्तर पे जो बात मुझे सबसे पहले ध्यान में आई थी कि उनमें दृश्य बहुत हैं। बहुत सारे कांपते हुए बिंबों के बीच, बहुत सारी ध्वनियों के बीच उनकी कविता बनती है। वो कविता गांव घर की, पड़ोस की, पुराने किवाड़ की, इन सब की कविताएं उसमें शामिल थीं। जो कविता उस संग्रह की जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया था वो किवाड़ थी। लेकिन किवाड़ से पहले मैं जिस बिंब की बात कर रहा हूँ, कांपते हुए बिंबों की, दृश्यों की, वो मैं उसके एक हिस्से सुनाने के लिए संग्रह की पहली कविता के कुछ अंश पढ़ूंगा। एक आवाज़ आती है रात 3 बजे की नींद में। ये कुएं में बाल्टी डूबने की आवाज़ है, या बिल्ली बगल की छत पर कूद गई है, या एक औरत ने अपना रोना तेजी से रोक लिया है। यह किसी पत्थर के गिरने की आवाज़ है, या एक बीमार की कराह कि रात में पत्ता इसी तरह टूटता है। यह नेपाली चौकीदार के डंडे की दीवार पर फटकार की आवाज़ है। तो इस तरह कविता बढ़ती है, तमाम तरह की ध्वनियों को पकड़ती हुई, और नींद के बाहर वो किस तरह देखते हैं चीज़ों को। नदी एक आंसू है पृथ्वी के गाल पर बहता हुआ। ये क्या सुंदर बिंब है। पृथ्वी के गाल पर बहता हुआ एक आंसू है नदी। किवाड़ जिस कविता की मैं चर्चा करना चाहता था, वो कविता बताती है परंपरा और आधुनिकता के बीच का हल्का सा संघर्ष, उपयोगितावाद और स्मृति के बीच का संघर्ष, एक तरह की बेकसी, बेबसी। ये सिर्फ किवाड़ नहीं है, ये जब हिलते हैं माँ हिल जाती है और चौकस आंखों से देखती है क्या हुआ। मोटी सांकल की 4 कड़ियों में एक पूरी उम्र
और स्मृतियां बंधी हुई हैं। जब सांकल बजती है बहुत कुछ बच जाता है घर में। इन किवाड़ों पर चंदा, सूरज और नाग देवता बने हैं। आप पुराने घरों की किवाड़ों को याद कीजिए, लकड़ी के वो दरवाजे। इन किवाड़ों पर चंदा, सूरज और नाग देवता बने हैं। एक विश्वास और सुरक्षा खुदी हुई इन पर। इन्हें देखकर हमें पिता की याद आती है। भैया जब इन्हें बदलवाने को कहते हैं मां दहल जाती है और कई रातों तक पिता उसके सपनों में आते हैं। ये पुराने हैं लेकिन कमजोर नहीं। इनके दोलन में एक वजनदारी है। ये जब खुलते हैं एक पूरी दुनिया हमारी तरफ खुलती है। जब ये नहीं होंगे घर नहीं रहेगा। तो ये कुमार अंबुज थे अपने पहले संग्रह किवाड़ में। अगले 4 साल बाद 1996 में उनका दूसरा संग्रह क्रूरता आता है। और क्रूरता के आने से पहले हमारे समाज में कई ऐसी चीजें घट चुकी होती हैं जिन्हें हम स्तब्ध होकर देखते रहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। 400 साल पुरानी एक मस्जिद ढहा दी जाती है। 90 से 94 के बीच का वो दौर है जब लगातार एक के बाद एक दंगे हो रहे हैं। देश सांप्रदायिकता की आग में झोंका जा रहा है। और इन्हीं सब के बीच जो कवि खड़ा होता है वह कई कविताएं, कई चीजें लेकर आता है। अपनी पहचान का सवाल लगातार हिंसक होती राजनीति का सवाल। एक कविता है, तुम्हारी जाति क्या है? तुम्हारी जाति क्या है कुमार अंबुज? तुम किस किस के हाथ का खाना खा सकते हो और पी सकते हो किसके हाथ का पानी? चुनाव में देते हो किस समुदाय को वोट? ऑफिस में किस जाति से पुकारते हैं लोग तुम्हें? जनपत्र में लिखा है कौन सा गोत्र और कहां ब्याही जाती हैं तुम्हारे घर की बहन बेटियां? बताओ अपने धर्म और वंशावली के बारे में। किस मस्जिद, किस मंदिर, किस गुरुद्वारे, किस चर्च में तुम करते हो प्रार्थनाएं? तुम्हारी नहीं तो अपने पिता, अपने बच्चों की जाति बताओ। बताओ कुमार अंबुज, इस बार दंगों में रहोगे किस तरफ या मारे जाओगे किसके हाथों? आप इस कविता को पढ़ें तो आपको बहुत सारी पुरानी और बाद की कविताओं की प्रतिध्वनियां भी सुनाई देंगी। जब मुझे पढ़ते पढ़ते मंगलेश डबराल की 2002 की कविता याद आ गई कि मेरा मारा जाना किसी बड़े मकसद के लिए था, जो गुजरात के मृतक का बयान है, वो कविता। और इस तरह की बहुत सारी कविताएं इनमें हैं। जो कविता बहुत चर्चित हुई, जो मुझे भी बहुत प्रिय है, कुमार अंबुज की क्रूरता, ये असल में हमारे भीतर के बदलाव को बड़ी संगीनी से, बड़े मर्मभेदी तरीके से पकड़ने वाली कविता है। इसे पढ़ते हुए अगर हम डर नहीं जाते, अगर हम सिहर नहीं जाते, अगर हम थोड़ा बदलने को तैयार नहीं होते, तो समझिए कि कोई नुक्स, कोई खोट हम में भी है। तो ये कविता तो मैं पूरी पढ़ूंगा क्योंकि इसका होना एक हमारे समय की एक बड़ी कविता का होना है। क्रूरता, धीरे धीरे क्षमा भाव समाप्त हो जाएगा। प्रेम की आकांक्षा तो होगी मगर जरूरत न रह जाएगी। झर जाएगी पाने की बेचैनी और खो देने की पीड़ा। क्रोध अकेला न होगा, वह संगठित हो जाएगा। रघुवीर साहब ने लिखा था क्रोध होगा विरोध नहीं। कुमार अंबुज ले आते हैं उसे, क्रोध अकेला न होगा, वह संगठित हो जाएगा। एक अनंत प्रतियोगिता होगी जिसमें लोग पराजित होने के लिए नहीं, अपनी श्रेष्ठता के लिए युद्धरत होंगे। तब आएगी क्रूरता, पहले हृदय में आएगी और चेहरे पे न दिखेगी। क्रूरता आएगी दिल में आएगी, चेहरे पे न दिखेगी। फिर घटित होगी धर्म ग्रंथों की व्याख्या में, फिर इतिहास में और फिर भविष्यवाणियों में। फिर वह जनता का आदर्श हो जाएगी। निरर्थक हो जाएगा विलाप, दूसरी मृत्यु थाम लेगी पहली मृत्यु से उपजे आंसू। पड़ोसी सांत्वना नहीं एक हथियार देगा।
तब आएगी क्रूरता और आहत नहीं करेगी हमारी आत्मा को। फिर वह चेहरे पर भी दिखेगी, लेकिन अलग से पहचानी न जाएगी। सब तरफ होंगे एक जैसे चेहरे, सब अपनी अपनी तरह से कर रहे होंगे क्रूरता, और सभी में गौरव भाव होगा। वह संस्कृति की तरह आएगी, उसका कोई विरोधी न होगा। कोशिश सिर्फ ये होगी कि किस तरह वह अधिक सभ्य और अधिक ऐतिहासिक हो। वह भावी इतिहास की लज्जा की तरह आएगी और सोख लेगी हमारी सारी करुणा, हमारा सारा श्रृंगार। यही ज्यादा संभव है कि वह आए और लंबे समय तक हमें पता ही न चले उसका आना। कुमार अंबुज के भीतर ये जो भाव हैं, वो राजनीति से, हिंसा से, हमारे बदलते जाने से, न्याय और अन्याय से जुड़े, वो लगातार एक द्वंद्व की तरह, एक स्पष्टीकरण की तरह, एक अपने भीतर को खंगाल कर निकाले गए सच की तरह प्रकट होते रहते हैं। अन्याय पे उनकी कई कविताएं हैं। एक कविता मैं उनकी सुनाना चाहता हूँ। उनके कई संग्रह में नाम लेना भूल गया था। बाद के वर्षों में क्रूरता के बाद अनंतिम आया, अतिक्रमण आया, एक आधा और आए, और अभी पिछले साल संभवतः या 2 साल पहले उपशीर्षक के नाम से उनका एक और संग्रह आया है। उस संग्रह भी एक कविता और मैं पढ़ूंगा। लेकिन पहले अन्याय पे भी हमारे समय के बहुत सारे कवियों ने कविताएं लिखी हैं। दुनिया भर में लिखा गया है। कहते कहते मुझे ब्रेख्त की याद आ रही है, जिन्होंने लिखा था, हम सबके हाथ में थमा दिए गए हैं छोटे छोटे न्याय, ताकि जो बड़ा अन्याय है उस पर पर्दा पड़ा रहे। खैर, ये कुमार अंबुज की कविता अन्याय। अन्याय की ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, वह एक दिन होता ही है। याद करोगे तो आएगा कि वह रोज ही होता रहा है। कई बार इसलिए तुमने उस पर तवज्जो नहीं दी कि वह किसी के द्वारा किसी और पर किया जाता रहा, कि तुम उसे एक साधारण खबर की तरह लेते रहे, कि तुम उसे देखते रहे और किसी मूर्ति की तरह देखते रहे कि वह सब तरफ हो रहा है, और तुम सोचते हो और चाय पीते हो कि यह नियति की बात है और इसमें तुम्हारी कोई भूमिका नहीं। फिर सोचोगे तो याद आएगा कि तुमने भी लगातार किया है अन्याय, जो ताकत से किया या निरीह बनकर। सिर्फ वही नहीं, जो तुम प्रेम की ओट लेकर करते रहे, वह भी अन्याय ही था। और जो तुमने खिलते हुए फूल से मुंह फेर कर किया, और तब भी जब तुम अपनी आकांक्षाओं को अकेला छोड़ते रहे, और जब तुम चीजों पर अपना और सिर्फ अपना हक मानते रहे। घर में ही देखो, तुमने एक पेड़ पर, पानी पर, आकाश पर, बच्चों और स्त्री पर और ऐसी कितनी ही चीजों पर कब्जा किया। इजारेदारी से बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है। ये कुमार अंबुज हैं। कुछ पंक्तियां और हैं, मैं उनका पाठ स्थगित करता हूं याद दिलाने के लिए, जहां मैं छोड़ना चाहता था। पूंजीवाद, इजारेदारी से बड़ा अन्याय क्या हो सकता है। कुमार अंबुज धीरे धीरे अपनी तकलीफ में व्यंग्य का एक स्वर भी ले आते हैं। और फिर मुझे रघुवीर सहाय याद आते हैं, रामदास वाली कविता। वह हत्या, उसे मालूम था कि आज उसकी हत्या होगी। ये लेकिन तानाशाह की पत्रकार वार्ता है। हत्याएं असल में तरह तरह से बहुत सारे कवियों की कविताओं में आती रही हैं। मैं कल ही पढ़ रहा था एक कविता, शायद अरुण कमल की, उसमें हत्यारों से नहीं, राजेश जोशी की कविता कि हत्यारों से कभी भी मिल सकते हैं तानाशाह। ये तानाशाह की पत्रकार वार्ता है। वह हत्या मानवता के लिए थी और यह सुंदरता के लिए। तानाशाह बता रहा है, यह हत्या मानवता के लिए थी और वह सुंदरता के लिए। वह हत्या अहिंसा के लिए थी और यह इस महाद्वीप में शांति के लिए। वह हत्या अवज्ञाकारी नागरिक की थी और यह जरूरी थी हमारे आत्मविश्वास के लिए। परसों की हत्या तो उसने खुद आमंत्रित की थी और आज सुबह आत्मरक्षा के लिए करनी पड़ी, और यह अभी ठीक आपके सामने उदाहरण के लिए। इस तरह हत्याएं हो रही हैं, इस तरह तानाशाह
उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। हत्यारे की जीवनी भी इनकी एक कविता है, लंबी कविता है। जनता वाचनालय में एक दिन मुझे हाथ लगी हत्यारे की जीवनी। जर्जर पीले पन्नों की वह किताब, पुराने कागज की गंध से भरी हुई, उस पर खून का एक छींटा भी नहीं था। आवरण पर रौनक थी और उस पर बना चित्र इतना सुंदर था कि उसके लिए जच सकता था कुछ बेहतर शीर्षक भी। तो हत्यारे किताब लिख रहे हैं, हत्यारे कविताओं में हैं, हत्यारे नेक व्यक्ति का मुखौटा पहनकर हमारे बीच हैं। कुमार अंबुज की कविता इस बात को पकड़ती है। धीरे धीरे यह संग्रह, उनका उपशीर्षक संभवतः मेरी जानकारी में उनका आखिरी कविता संग्रह है। जाहिर है कि भी उन्हें लंबा लिखना है, इसलिए आखिरी शब्द मैं इस मोड़ पे वापस लेता हूँ। एक कविता उनकी इस बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को लेकर, जो बहुत अतिरंजित राष्ट्रवाद है, जो भयानक डरावना राष्ट्रवाद है, उसको लेकर एक कविता, शीर्षक उपशीर्षक उसका नाम ही है। इतना राष्ट्रवाद है कि किसी से क्षमा याचना नहीं की जा सकती। इस प्रदूषण में साफ हवा बची है केवल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। उड़ती हुई धूल ने नष्ट कर दी है धूप की प्रसन्नता। एक मुट्ठी मृदा परीक्षण में मिला है 6 किसानों का रक्त। आक्रामक चापलूसी को मीडिया ने बना दिया है प्रतियोगिता। यह नैतिकता है जो परेशान करती है और क्रोध दिलाती है। प्रेमचंद अपना जीवन काट लेते स्कूल इंस्पेक्टर की तरह तो बहुतेरे आलोचकों का संकट दूर हो जाता। बगीचों में खिले हैं फूल, लेकिन वर्जित है बच्चों का प्रवेश। बाजार की जगर मगर ने गरीब की निरीहता कर दी है उजागर। सर्वे की रिपोर्ट है, लोग कर रहे हैं नियमों का उल्लंघन। लोग कह रहे हैं कि नियमों ने कर दिया है जीवन का उल्लंघन। अभी अभी एक राज प्रमुख ने एक हत्या को उस तरह दी है स्वीकृति जैसे ताकतवर देश किसी नए पिछलग्गू देश को देता है मान्यता। आदमी अपने घर का नंबर भूलता है तो प्राकृतिक सहारे की उम्मीद में एक पेड़ के तने से टिका देता है अपना सिर। तब उसे पता चलता है यह पेड़ तो प्लास्टिक का है। दोस्तों, कुमार अंबुज की कविता हमारे समय का वह बयान है जिसे बार बार पढ़ा जाना चाहिए। शुक्रिया।